बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है कल 27 फरवरी को। असिस्टेंट एंटी करप्शन का ये एग्जाम था, 50 नंबर का ये पेपर था। तो बच्चों ने शेयर किए हैं, हमारे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमारे 41 42 तक भी नंबर आए हैं कुछ बच्चों के। तो ये पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ये था, हु वाज रिटर्न द बुक 10 कैपिटल। 10 कैपिटल बुक है वो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स साहब की ये बुक थी। कार्ल मार्क्स साहब ने ये बुक लिखी थी, मशहूर बुक है इनकी। तो इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था, इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गिव रिजाइन। तो अमेरिका की हिस्ट्री में कौन सा प्रेसिडेंट था अमेरिका का जिसने रिजाइन किया था? तो रिचर्ड निक्सन साहब थे जी। वाटर गेट स्कैंडल में इन्होंने रिजाइन किया था, रिचर्ड निक्सन साहब ने, याद रखेंगे आप। तो निक्सन साहब के बारे में ये याद रखिएगा, तो ये वाहिद प्रेसिडेंट था जिसने रिजाइन किया था। स्कैंडल का नाम पूछता है और साल भी पूछता है, 1974 की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द ईयर। पानीपत की पहली जंग 1526 में हमने पढ़ी थी। जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम खान लोधी के दरमियान में जंग हुई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में मुगल अंपायर की बुनियाद रखी गई। उसके बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो 1556 में हुई थी, जब अकबर लड़ा था हिमू के साथ। उसके बाद पानीपत की तीसरी जंग 1761 में 1761 में हुई थी, जब अहमद शाह अब्दाली आया था और उसने हिंदुस्तान में मराठों को मारा था। ये 3 पानीपत की जंग है, इनके बारे में अक्सर सवाल बनता है, मैं करवा चुका हूं आप लोगों को क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, हु रोट जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। तो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बुक है, स्टैनले वोलप्रेट ने लिखी थी ये। इसमें एक और बुक है इसके साथ मिलती जुलती, और उस बुक का नाम है जी हमारे पास जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान और जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों बुक के बारे में पूछा जाता है। तो स्टैनले वोलप्रेट साहब हैं जिन्होंने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग। अरब लीग का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अहमद अब्दुल गैस साहब हैं जी। ये करंट इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है अरब लीग के। अरब लीग आपको पता है 1945 में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका इजिप्ट में है। अहमद अब्दुल गैस साहब भी इजिप्ट से हैं, 2016 से ये बैठे हुए हैं। तो इस वक्त यही हैं सेक्रेटरी जनरल अरब लीग के। इसमें सारे अरब कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शन। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2024 के जो वोट हुए उसमें रजिस्टर्ड वोटर कितने थे? तो इसका बेटा सही आंसर ये 12 करोड़ वाला है। देखिए आप ये देखें, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ और 16 करोड़। आगे वाले जो डिजिट हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं होती, ना ही पॉसिबल है उन्हें याद रखना। तो राउंड अबाउट करके इस तरह के डिजिट को याद किया करें। काफी सारा डिफरेंस है। देखिए 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। आगे वाले जो डिजिट है अगर आपको याद नहीं भी रहेंगे, अगर पहला जो डिजिट था 12 करोड़ का वो याद रहेगा, तब भी आप सही आंसर को टिक कर लेंगे, पहुंच जाएंगे सही आंसर तक। तो ये बेटा इसका सही आंसर है 12 करोड़ वाला जो आंसर है। वार ऑफ 1965 रिजल्ट इन साइनिंग ऑफ। तो जो 1965 की जंग थी बेटा वो एंड हुई थी ताशकंद एग्रीमेंट पे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का मुआहदा हुआ था। ताशकंद में रशिया की मदद से ये मुआहदा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। तो इनके दरमियान में ये मुआहदा हुआ था। उसके मतलब उस मुआहदे के तहत ये जंग एंड हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है कब शुरू होता है? तो बेटा ये 1 जुलाई से होता है स्टार्ट और 30 जून को खत्म हो जाता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर होगा हमारे पास क्या होगा बेटा? 1 जुलाई होगा, इसका रन ऑफ दीज होगा, ताशकंद एग्रीमेंट होगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा, नाउ है यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन। यूएनओ कब बनी बेटा? ये मैंने आपको यूएनओ के ऊपर पूरा एक टॉपिक करवाया है। 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी। 1945 इसका ईयर, ठीक है। अक्सर वो 24 अक्टूबर का भी पूछता है, वो भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री बॉयकॉट फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। लास्ट मीटिंग जो G20 की हुई इंडिया ने कश्मीर में रखी थी। कश्मीर में जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, तो चाइना भी उसकी हिमायत करता है। तो चाइना ने क्या किया था? इसका बाइकआउट किया था। चाइना ने बाइकआउट किया था और सऊदी अरब ने किया था।
कश्मीर में होने की वजह से। बाकी तकरीबन सारे मुल्क जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, दियामीर भाषा डैम इज बीइंग बिल्ड ऑन द रिवर ऑफ। तो दियामीर भाषा डैम बेटा इंडस रिवर पे बन रहा है। दियामीर उस इलाके का नाम है, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के बॉर्डर पे बनता है दियामीर। ये मैप में मैंने बनवाया है सारा आपको दियामीर भाषा डैम के हवाले से भी। उसके नंबर बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है बेटा, पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था बेटा? 1956 के कानून में। हमारे पास जब कानून आया तब पाकिस्तान क्या बना? रिपब्लिक बना। रिपब्लिक जो होता है वो किसी ना किसी कानून के तहत जब कंट्री चलाया जाएगा तो वो क्या होगा? रिपब्लिक होगा। तो हमारा पहला कानून 56 में आया था। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? 56 में बना था। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान का जो पहला एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान ने बनाया वो हमारे पास JF-17 थंडर है। ये पाकिस्तान का अपना जो है ना एयरक्राफ्ट है, चाइना की मदद से हमने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर OIC वाज फॉर्म। तो OIC कब बनी थी? 1969 में बनी थी, जब मस्जिद अक्सा का जो मिंबर था जो सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में बना था उसे जलाया गया यहूदियों की तरफ से। ऑस्ट्रेलियन बेस यहूदी थे कुछ, उन्होंने क्या किया था? उसे आग लगाई, जिसकी वजह छत को भी आग लग गई और मुसलमान मुल्क फिर इकट्ठे हुए रबात में, और वहां पे क्या गया OIC बनाई गई कि मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मुसलमानों के हकूक के लिए लड़े, स्पेशली बैतुल मुक़द्दस के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के जो फादर है वो किसे कहा जाता है? वेंट सर्फ को कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट वेंट सर्फ होगा। हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन सिंध। तो सिंध में कितने ब्रांचेस हैं, सवाल पूछा गया है। तो सिंध में बेटा 3 ब्रांचेस हैं स्पेशली जो बड़े हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे दरिया सिंध की अगर हम बात करें तो उस पर टोटल 6 बराज हैं, 3 पंजाब में है, 3 सिंध में है। तो इस सवाल में भी गालबन वो यही पूछना चाह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, लाइट ईयर इज मेजर्ड टू। तो लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसका बेसिकली है? डिस्टेंस का। इसमें हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का जो यूनिट है हम यूज करते हैं। उसके बाद जरा हम आगे चलते हैं, इसमें आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो बनेगा इसमें 18, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की जो इनमें से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना याद रखेंगे ये 1088 में बनाई गई थी। वैसे ओवरऑल इससे पहले अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिज है जो कि मोरक्को में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरवान जिसे हम कहते हैं। लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से अगर हम देखें तो सबसे ओल्डेस्ट यही बनेगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन। तो टाइम जोन हमारे कितने बेटा? 24 है। तो 24 टाइम जोन में दुनिया को तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। एशिया आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो सेकंड मोस्ट का उसने पूछा है हमसे। सेकंड मोस्ट हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मैंने करवाया हुआ है, ये चैनल पे मौजूद है। तो अफ्रीका जो है आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखें, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा हमारे पास फिलिपाइन में है। मनीला का वो अक्सर पूछता है, मनीला। तो मनीला जो है बेसिकली क्या है? कैपिटल है किसका? फिलिपाइन का। तो एशियन डेवलप ADB जिसे हम कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? फिलिपाइन में ही है। ये मैंने आसियान जब करवाया था तो उसमें आपको ये करवाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी। ये भी अफ्रीका वाला जो टॉपिक मौजूद है उसमें मैंने करवाया हुआ है। तो ये बेटा हमारे पास वास्को डे गामा साहब थे जो पहले यूरोपियन थे जो हिंदुस्तान पहुंचे थे। पुर्तगीज थे बेसिकली, पुर्तगाल से ये आए थे। 1498 की तकरीबन ये बात है जब ये हिंदुस्तान आए, केप ऑफ गुड होप से चक्कर लगा के या पहुंचे हिंदुस्तान में। तो उस वक्त की ये बात है, इनके बारे में सवाल बनता है। वास्को डे गामा जो है ना इसका आंसर सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा है, नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, 23 नंबर, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन हुआ कहाँ? एक तो कराची में पूछता है कहाँ हुआ, कराची में हुआ, तो किस किस के दरमियान में हुआ? तो ये आप देखेंगे कि अयूब खान साहब थे इसमें, और दूसरी तरफ जो होंगे वो जवाहरलाल नेहरू साहब होंगे। अयूब खान और नेहरू साहब होंगे, इन्होंने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो साहब की जो बुक है उसके बारे में सवाल बनता है अक्सर। डॉटर ऑफ ईस्ट जो है बेटा इसमें से
सही आंसर जो है वो डॉटर ऑफ ईस्ट है। डॉटर ऑफ ईस्ट जो है वो बेनजीर भुट्टो साहबा की जो है ना मशहूर बुक है, ये इसका आंसर सही होगा। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बुक है, इसके बारे में भी सवाल बनता है अक्सर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी ऑन सैटेलाइट PRSS। तो इसका एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। तो इसकी बेटा फुल फॉर्म बनेंगे हमारे पास ये सी ऑप्शन जो है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ना इसका पूरा एब्रीवेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है बेटा वो कौन सा है हमारे पास, अंटार्कटिका है, ये सारा बर्फ से ढका पड़ा है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएनओ का जो टॉपिक है इसमें मैंने ये पूरा टॉपिक करवाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन का जो पहला सेक्रेटरी जनरल था बेटा वो ट्राई गिवली, इस तरह से इसे याद रखेंगे। तो ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे। आपको पता है यूथांड जो थे फर्स्ट एशियन थे, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। डैग हमरकोल्ड जो थे ये दूसरे थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, जो कि प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हुई थी, सवाल बनता है। कुर्ट विलियम जो है ये इसके बाद थे, चौथे थे मेरे ख्याल से ये कुर्ट विलियम साहब जो थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसके 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द सब्सटेंस इज अ। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में इनमें से जो सही ऑप्शन बनता है वो लिक्विड बनता है। वो लिक्विड बनता है कि जब आप लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट पर लेके जाएंगे तो वो जमना शुरू हो जाएगा बर्फ की शक्ल में, जब बॉइलिंग पॉइंट पर लेके जाएंगे तो वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके दरमियान की जो हालत है वो तकरीबन ये लिक्विड ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, एशिया फुटबॉल कप जो 2024 का हुआ है किसने जीता है, तो ये कतर ने जीता है। कतर ने बेटा इसे जीता है, मजीद इसे काउंटर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर अबाउट। जो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तकरीबन 13 बिलियन के करीब है हमारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, ये 30 सवाल थे जीके के, तो मेरे ख्याल से 30 के 30 सवाल तकरीबन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। कोई एक आधा सवाल होगा जो नया होगा, वो सबके लिए था। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ। तो डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ, एक महीने से वो प्रोजेक्ट पे है। तो वर्किंग नहीं आ सकता क्योंकि वर्किंग के पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इज़ार अहम या वाज वर्ब, तो है ही नहीं, तो ये आ ही नहीं सकता। वर्क्स इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक महीने की बात हो रही है। वर्क्स जो है या जो वर्क है ये यूज होता है कहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो काम मामूल के मुताबिक हो रहा हो उसमें होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा बेटा वर्कड होगा, वर्कड यहाँ पे सही बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखें, द फ्रेज टू हैव योर हैंड फुल, ये किसका, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव योर हैंड फुल। तो इसका मतलब ये है टू हैव टू मच थिंग्स टू डू। टू हैव टू मच थिंग्स टू डू मतलब आपको पास करने के लिए बहुत कुछ है, आपके हाथ में अभी बहुत कुछ है। इसका मतलब आप इस तरह से इसे याद कर लें कि अभी आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा ये है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो है ना जिसने पूछा है हमसे कि क्या है यहाँ पे हमारे पास, इसमें आप ये देखेंगे 33 क्वेश्चन है, इधर आर का इसमें यूज किया गया बेटा, इधर आर और जो है ना आप ये देखें यूज किया गया। तो आपको पता इधर आर नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीन वो कैटेगरी हैं जो जब आती हैं तो इनके साथ दो सब्जेक्ट होते हैं। तो दो सब्जेक्ट में से हम वर्ब वो वाला लगाते हैं या उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं जो इनके वर्ब के करीब तरीन हो, या इसे आप कह लेंगे सेकंड सब्जेक्ट फोकस। मतलब दो सब्जेक्ट होंगे जिसमें हमारे पास कैट है, एक हमारे पास डॉग है। इधर आर अगर आया हो तो हम सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे, फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, फर्स्ट सिंगुलर है प्लूरल है उसे छोड़ देंगे। तो हमने जो वर्ब लगाना है आगे वाला ये हमने लगाना है सेकंड सब्जेक्ट को देख के, फर्स्ट सब्जेक्ट को छोड़ देना है। इधर आर नीदर नार बट ओनली नॉट आल्सो, ये याद रखेंगे, तीन पेयर बनते हैं। तो इसमें हमारे पास कैट से भूल जाना है आपने, या हमारे पास डॉग है, तो डॉग जो है हमारे पास सिंगुलर है तो आगे हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। डॉग के साथ वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, वर्ब वाले गलत हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो बेटा क्या बनेगा हमारे पास से, डी बनेगा। इसमें जो बी ऑप्शन है वो भी किसी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डी है वो ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्पाइट डैश टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग। तो इसके साथ बेटा बीइंग आएगा, डिस्पाइट बीइंग
टायर्ड, शी कंटिन्यूड वर्किंग। इसका सही आंसर बेटा बीइंग होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। इट वॉज यूनानिमसली रिजॉल्व दैट द पार्टीज डैश लॉन्चिंग ऑफ पॉपुलर प्रोग्राम्स। इसमें बेटा हमारे पास आना चाहिए शुड आना चाहिए बेटा, शुड यूनाइटेडली अंडरटेक, शुड यूनाइटेडली अंडरटेक। इसका सही आंसर बनेगा डी आएगा, क्योंकि पीछे जो है वाज आया हुआ है, तो आगे भी हम क्या करेंगे जी, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, शुड यूनाइटेडली अंडरटेक से मतलब दूसरी फॉर्म यूज की हमने शैल की, शुड। तो इसका बेटा डी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली। तो इसका बेटा जो सही आंसर है वो स्ट्रेसिंग बनता है, स्ट्रेसिंग बेटा इसका जो है ना इनमें से सही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखें। दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड डैश, डैश के साथ बेटा अगर इसमें आप देखें तो इनमें से जो सुटेबल है वो ए बनता है, इवन तो इट रेन्ड हेवनली, क्योंकि पीछे माजी आ रहा है तो आगे भी हमने क्या किया जी, रेन्ड वाला यूज किया है, इवन तो इट रेन्ड हेवनली, ये ठीक बनेगा बेटा इसमें से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है। वन हु स्पीक लेस, वो जो कम बोलता है वो क्या कहलाता है, रेटिसेंट कहलाता है। रेटिसेंट ये वो सब्जेक्ट वो बेसिकली वो है, इसे आप कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। रेटिसेंट कौन होता है, जो कम बोलता है। तो आगे हमारे पास बेटा ये एनालॉजी है विच के साथ, कोवन, विच कहते हैं चुड़ैल, कोवन कहते हैं चुड़ैलों की, आप कह लें कि उनकी असेंबली, बहुत सारी चुड़ैल इकट्ठी हो गए, हम आंगी मतलब एक जैसे जो कैटेगरी के लोग जब मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे जी, आप कह लेंगे कोवन बनाएंगे। इसका बेटा जो सही आंसर बनता है, जो इसमें से मुझे नजर आया, वो एक्टर और ट्रॉफ ठीक रहेगा। तो इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, जिस तरह से विच का कोवन, एक्टर क्या करते हैं, वो एक जैसे जो लोग हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ट्रॉफ बनाते हैं। तो इस तरह से ये आंसर इसका ज्यादा बेहतर है, सी ज्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा है कि विच इज करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। पर्सन के लिए बेटा दोनों यूज होते हैं, पर्सन के साथ पर्सन भी यूज होता है और पीपल भी यूज होता है। तो पीपल भी आप यूज करते हैं, पर्सन भी यूज करते हैं, ज्यादा कॉमनली जो यूज कर रहे होते हैं आप पीपल यूज कर रहे होते हैं। तो पीपल यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है, ठीक दोनों है, पर्सन भी ठीक है, पर्सन भी गलत नहीं होगा, लेकिन कॉमनली आप जो है ना पीपल यूज कर रहे होते हैं। अब इस तरह के मिलते जुलते आंसर नहीं देने चाहिए एग्जाम को, मेरे ख्याल से 2 से 3 मैंने अभी इसमें ऑप्शन देखे हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर को इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। 41 में आप ये देखें बेटा, इसमें जो है ना वो कहता है जी चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक है, इसमें बेटा जो ऑप्शन हमारा बनेगा ये वाला बी, ये ठीक होगा। प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग एटम्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलन है, फिर अ पेंसिल, अ नोटबुक एंड अ कैलकुलेटर। अ पेंसिल के बाद कामा, नोटबुक के बाद कामा, फिर आखिरी जो होता है उसके बाद उसने एंड लगाया, फिर उसने अ कैलकुलेटर लिखा है। तो ये बेटा ठीक रहेगा, बाकी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं। जब भी आपने इस तरह लिस्ट बतानी होती है तो आप क्या करते हैं, इस तरह से कॉलम यूज करते हैं और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शी डैश हर होमवर्क एवरी डे। तो इसमें बेटा देखिए एवरी डे आ गया है, तो यहां से आपको अंदाजा हो गया है ये वो काम है जो वो हर रोज करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा यहाँ पे हमारे पास। तो शी के साथ डू तो आ नहीं सकता, डज आता है, तो शी डज हर होमवर्क एवरी डे, वो हर रोज अपना काम करती है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 43 है। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट आप कह लेंगे थोड़ा थोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा, पीस बाय पीस कह लें इसे आप। तो ये बेटा हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह से ही विल कंटेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड जो है बेटा इसमें हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस इसे आप कह सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अब्रॉड हमारे पास इस सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। आगे चलते हैं जी। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब सही दिमाग के ऊपर नेल करना, खुरचना, इसका मतलब ये है टू डू द राइट थिंग, सही काम करना, एग्जैक्ट जो काम आपने करना होता है, इसका ये ऑप्शन ठीक बनेगा बेटा, इसका ये ऑप्शन ठीक होगा। इडियम आ गया हमारे पास स्मेल और एक्ट।
टू रिवील सीक्रेट, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग। तो इसका बी ऑप्शन बनेगा बेटा। टू स्मेल द रैट, इसका मतलब ये है चूहे कोई खुशबू आना का मतलब ये है यहाँ पे इसमें टू सस्पेक्ट द समथिंग इज रॉन्ग, इस चीज का अंदाजा लगा लेना, भाप लेना कि कुछ गलत होने वाला है। तो इसका ये आंसर बेटा, ये रिपीटेड है दोनों, पता नहीं कितनी दफा रिपीट हुए हैं पास पेपर में। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिनोनिम एंटोनिम सिर्फ और सिर्फ पास पेपर वाले करें, इडियम भी पास पेपर वाले करें, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं को कर लेती हैं तो इन्हीं में से काफी सारे रिपीट हो रहे होते हैं। 60 to 70% आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। 2-3 जो होंगे नए होंगे वो सबके लिए होंगे, आपके लिए नहीं होंगे बस। क्वेश्चन नंबर 47 है बेटा, स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। उसने कहा कि वो स्टाइल जिसमें जो राइटर है अपनी एफिशिएंसी जानना चाहे, अपना नॉलेज शो ऑफ करना चाहे, तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका बेटा जो सही आंसर बनता है, आप ये देखें कि पेडेंटिक बनता है बेटा। पेडेंटिक भी वही होता है जो अपने आप को शो करने की कोशिश करे, अपने आप को जो है ना जी प्रोमिनेंट दिखाने की कोशिश करे जबरदस्ती। तो इसका आंसर भी बेटा तकरीबन यही बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, डेफियंस है हमारे पास, इसमें इसका एंटोनिम बताना है। तो इसका मतलब होता है कि नाफरमान, नाफरमान। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ओबीडियंस बनेगा। ओबीडियंस फर्मा बरदार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है ये हमारे पास, सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल। तो इसका मतलब बेटा बनेगा हमारे पास सबटल, सबटल। इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है नाकाबिल फहम, छोटी चीज, और सबटल का मतलब भी यही होता है तकरीबन। क्वेश्चन नंबर आखिरी है जी हमारे पास, इम्बेजल का। इम्बेजलमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि हजरत शुएब की जो कौम थी वो नापतोल में कमी क्या करती थी, इम्बेजलमेंट का गुनाह किया करती थी। सवाल बनता है कमीशन में, इम्बेजलमेंट किसकी कौम क्या करती थी, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नापतोल में कमी क्या करती थी, उसके बदले में उनका अजाब नाजिल हुआ था। तो इम्बेजल से, इम्बेजलमेंट से इम्बेजल मतलब आप कोई 2 नंबरी करें किसी के साथ, कोई चक्कर दें, इसका जो सही बेटा बनेगा सिनोनिम मिस एप्रोप्रिएट बनेगा। मिस एप्रोप्रिएट मतलब गलत बयानी करना या गलत किसी चीज में डंडी मारना, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं। तो ये बेटा आपके 50 सवाल थे। उम्मीद करता हूं ये मैं आपको जो है ना समझा पाया हूँ। मजीद इसमें देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, काउंटर आपने इसमें से चेक कर लेना है चीजों को, इसके मुताबिक अपनी मार्किंग करें और जो है ना अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।